मैम मुझे डाउट है। हाँ पूछो बेटा। मैम आपने कहा कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था जब उसे सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट पोजीशन मिला था। मैम ऐसा क्यों? अब इस बात का जवाब तो चाचा नेहरू ही देंगे, रिजेक्ट तो उन्हीं ने किया था। महानता दिखानी थी ना। चाचा नेहरू ने रिजेक्ट किया था। एक्चुअली में किसी और दिन फन डिबेट में बात करेंगे। ही वॉज अ मैन ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड। ओके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब पढ़े, अगर कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तुम लोगों को, जो कि कभी ना कभी पढ़ोगे ही लाइफ में, क्योंकि बड़े होकर के नहीं सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है लोगों को। ओके, तो यूएन पीस कीपिंग का मतलब है कि वर्ल्ड में प्रमोट करेंगे पीस को किसी भी कीमत में। तो यूएन के पास फिर रिसोर्स भी होंगे, है यूएन के पास अपनी मिलिट्री है। मतलब अगर तुमने ज्यादा इधर उधर की बात की और तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मान लो कि बिना रीजन के इंडिया कल पाकिस्तान पे अटैक करते, तो एक दिन दो दिन वो लोग देखेंगे कि तुम अपने आप से सुधरते हो तो ठीक, और नहीं सुधरोगे तो वो ये पूरे वर्ल्ड का पीस तुम्हें बर्बाद नहीं करने देंगे, अपना फोर्स लेके आ जाएंगे और तुमको ठीक करेंगे फिर वो। तो इस तरह से वो करते हैं। तो यूएन पीस कीपिंग से के लोग इसीलिए बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर आज तक इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी करा दी गई थी कि अब अगर लड़ोगे तो हेवी लॉस हो जाएगा। तो यूएन मेड श्योर, और लोगों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड की पीस में। तो अब कोई लड़ाई झगड़े की बात करता नहीं है। बॉर्डर टेंशन होती है सबके बीच, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि नहीं अटैक कर दे दूसरी कंट्री के ऊपर, क्योंकि अटैक करते ही सबको पता है कि बाकी कंट्रीज मिल करके रोकेंगी हमको। तो पीस कीपिंग यूएन का बहुत बड़ा वेपन है। और इसके अंदर की सच्चाई कभी और समझेंगे, बट ऊपर से तो ये बहुत अच्छा है यूएन पीस कीपिंग। और पीस कीपिंग बहुत सक्सेसफुल नहीं है यूएन का, क्योंकि जहां भी ये पीस कीपिंग करने गए हैं वहां इन्होंने और ज्यादा ही हालत खराब कर दी है, जैसे सीरिया। तो सीरिया एक तरह में नॉर्मल स्टेट था, बट यूएन के पीस कीपिंग मिशन की वजह से सीरिया एक टेररिस्ट स्टेट बन गया और अब वहां कुछ नहीं बचा है टीलों के अलावा। तो पीस कीपिंग मिशन को करने का तरीका कई जगह गलत है। सीरिया लीबिया बहुत बड़े एग्जाम्पल है वर्ल्ड में इसके। सीरिया तो अब लोग टेररिस्ट ही, सीरिया का नाम मतलब टेररिस्ट समझते हैं। तो यूएन पीस कीपिंग मिशन आइडिया अच्छा है, और आइडिया है वर्ल्ड को पीस प्रमोट करना। कैसे करते हैं? अगर कोई डिस्टरबेंस है दो कंट्रीज के बीच में तो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स पहुंचती है, यूएन के पास अपनी मिलिट्री है। तो यूएन को ये सब काम करने के लिए पैसे कौन देता है? यूएन के जो मेंबर्स है वो चैरिटी एज अ फॉर्म ऑफ, तुम चाहे मेंबरशिप फीस समझ लो कुछ भी समझ लो, तुम्हें पैसे हर साल देने पड़ते हैं यूएन में। जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसका उतना ज्यादा वेटेज होता है इंटरनली। बाहर से नहीं बताते वो, लेकिन जो ज्यादा पैसा डोनेट करता है उसको थोड़ा फेवर भी करते हैं। इसीलिए यूएस और रशिया और चाइना, इन लोगों का बहुत वैल्यू है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं वो बहुत पैसा देते हैं। ये लोग रिच भी हैं तो दे भी सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं यूएन की पीस कीपिंग का एक फनी। इराक एक कंट्री है, सद्दाम हुसैन का नाम सबने सुना है, लोग उसे डिक्टेटर मानते हैं। 1932 में इराक आजाद हो गया। ठीक है, फिर आजादी के बाद का सीन कुछ है नहीं नॉर्मल, वहां पे कभी डेमोक्रेसी कभी डिक्टेटर, यही चलता रहा। 1968 में एक लीडर उगता है, उसका नाम है सद्दाम हुसैन। वो मिलिट्री से था तो उसने मिलिट्री कू कर दिया इराक के ऊपर। अब सारे डेमोक्रेसी में मिलिट्री कू ही होता है। मिलिट्री कू करके उसने इराक को कंट्रोल कर लिया। 1979 में उसने अपने आप को अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और चेंज कर दिया लॉज में, और वो फाइनल डिक्टेटर हो गया। मतलब अब से सारी पावर उसके पास ही रहेगी, लाइक हिटलर, लाइक नेपोलियन, सिमिलर सद्दाम हुसैन। ठीक है, अब यूएन क्या हुआ? यूएस और यूएस के साथ के लोग, अब इराक कोई गलत काम करते पकड़ा नहीं गया। मतलब इराक जो कर रहा था वो डेमोक्रेसी के आइडिया के अगेंस्ट था, लेकिन ये पहले ही डर गए कि डिक्टेटरशिप तो नहीं आने देंगे। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने बोला, खबर फैला दी कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन है। अब इराक बहुत पावरफुल कंट्री है, ऑयल रिसोर्स है उसके पास, तो उसके पास पैसे की कोई कमी भी नहीं है, उसको पैसे भी नहीं चाहिए। वरना बाकी कंट्रीज जो लोग डेमोक्रेसी नहीं अपनाती थी उनको पैसे ऑफर किए जाते थे। एक तरह से पूरा बार्गेन चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि तुम छोटी कंट्री हो, तुम गरीब हो, नए नए आजाद हुए, तुमको कहेंगे इतने करोड़ का पैकेज तुमको देंगे, तुम अपने यहाँ डेमोक्रेसी लगा लो। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा ये अभी नहीं जानेंगे, 10th में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी लगाने से सबका फायदा है, ये समझ जाओ बस। अब इन लोगों को लगा कि डिक्टेटरशिप आ रही है, तो इन्होंने क्या किया, खबर फैला दी कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अब सर्चिंग हुई क्योंकि यूएन की फोर्स पहुंची सर्च करने गए तो न्यूक्लियर वेपन मिला नहीं। फिर यूएन वाले बोलते भी रहे कि अब सर्च में कुछ मिला नहीं तो अटैक नहीं कर सकते। फिर भी यूएस और उसके लोगों ने जाकर के इराक पे अटैक कर दिया 2002 में, और इराक पे अटैक करके सद्दाम हुसैन को उन्होंने
क्या बोलते हैं, मरवा दिया। उसके बाद में उसके पावर पूरी तरह से खींच ली, वो कर दी गई, मतलब स्नैच कर ली गई, और इराक को जबरदस्ती उन्होंने डेमोक्रेसी बनने के लिए मजबूर किया। और इराक उसके बाद से लगातार टेंशन में, ईरान इराक टेंशन लगातार चल रही है, और अभी भी इराक में स्टेबल नहीं है माहौल उस वजह से। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे कंट्रोल भी किया जाता है पीस कीपिंग के थ्रू। जो आपको नहीं पसंद है उसको आप पीस कीपिंग के नाम पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। बट इन अ वे अगर सद्दाम हुसैन डिक्टेटर था इराक में, तो वो आसपास के एरिया के लिए भी अच्छा नहीं था। डिक्टेटर बनता तो उसको देख करके और लोग डिक्टेटर बनते। तो इसके पहले की कुछ गड़बड़ हो, यूएन वाले पहुंच जाते हैं वहां पर, सब सही कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे बस एक चीज चेक करनी है कि सद्दाम हुसैन मरा कब है। आई डोंट वांट टू गिव यू एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। या 2003 2006 में मरा है ये, ऑल्दो थोड़ा बाद में मरा है वॉर के। तो एग्जीक्यूशन हुआ है उसका बाय हैंगिंग, तो वॉर में तो पकड़ लिया गया था, फिर बाद में उसको फांसी पे लटका के मरवा दिया। ओके, चैप्टर 2, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ये बहुत छोटा चैप्टर है, हम पूरा चैप्टर डिटेल में कर चुके हैं, और इसका जस्ट प्रीकर्सर अभी के चैप्टर में तुमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी चाहिए क्यों। डेमोक्रेसी इसलिए चाहिए ताकि डिक्टेटरशिप ना आए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं आएगी तो डिक्टेटरशिप आएगी, आना कुछ है ही। तो अथॉरिटेटिव पावर जरूरी है, रादर देन कोई अनअथॉरिटी से तुम्हारे ऊपर पावर करे, तुमको एक्सप्लॉइट करे। तो ये तो आइडिया है कि हमको डेमोक्रेसी की जरूरत इसीलिए है ताकि हम अनअथॉरिटेटिव पावर को या करप्शन को चेक कर सके। क्योंकि अगर हमने डेमोक्रेसी नहीं अपनाई तो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाएंगे, मोनार्की, ओलिगार्की या डिक्टेटरशिप, और बाकी सबसे डेमोक्रेसी कंपैरेटिवली बेटर है। डेमोक्रेसी का वर्ड होता है डेमोक्रेसी, यानी जहां पर लोग पावर के लिए पागल हैं, जहां जो आइडिया लोगों को पावर देने के लिए पागल है। तो यहाँ पर सारी की सारी पावर लोगों के पास होती है, और रूलर जो होते हैं वो लोग ही उसको इलेक्ट करते हैं, खुद नहीं रूलर चुन सकते अपने आप को। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फीचर्स क्या है? फीचर्स ये है कि जो पॉलिसीज है, यानी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फीचर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होता है, क्योंकि जहां इलेक्शन फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, काय का डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर आप फेयर इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं, यानी इलेक्शन आप करा रहे हैं करप्शन से, यानी लोगों ने जिसको चुना ही नहीं उसको बैठा दिया आपने पावर में, तो वो डेमोक्रेसी हुआ ही नहीं। तो फ्री और फेयर इलेक्शन मेन फीचर है डेमोक्रेसी का। राइट टू वोट सबको दे मिले, ये भी बेसिक फीचर है, और सबके वोट का एक ही वैल्यू हो। ऐसा नहीं कि मेरे वोट का एक वैल्यू है, शिवांग ने वोट दिया उसके वोट का आधा वैल्यू है। और आइडिया, बेसिक आइडिया क्या दिया जाए, क्योंकि मैम बीजेपी को सपोर्ट करती है, शिवांग कांग्रेस को सपोर्ट करता है, तो इसके वोट का वैल्यू हाफ हो गया। दिस इज नॉट हाउ वी डू इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबके वोट का इक्वल वर्थ है, और सबकी वैल्यू बराबर है, और सबको वोट करने का अधिकार है, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन भी होता है। ये नहीं कि जो लोग पार्टी में खड़े हैं बस उनको ही वोट दे सकते हैं, मेरा खुद का मन है कि मैं बन जाऊं लीडर तो मुझे अलाउड नहीं है, ये भी नहीं है डेमोक्रेसी में। मतलब सब लोग नेता बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग तुमको पसंद करेंगे तो तुमको पावर में बैठाएंगे, ठीक है, और तुम ढंग का काम नहीं करोगे तो तुमको पावर से उतार देंगे। इतना ही कॉन्सेप्ट है। चल कैसे रहा है देखने में तो बढ़िया है। चल ऐसे रहा है कि 3 4 5 कंट्रीज हैं, उनका अलग ही मॉडल देखने को आया। यानी ये सारी कंट्री अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती है, लेकिन चलो अंदर देखिए क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, या फिर पावर बाय पीपल। पाकिस्तान में क्या हुआ मैंने बताया था अभी, परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री को किया 1999 के आसपास, और कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। ये क्या डेमोक्रेसी का फीचर है? अब वहां इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, सारा का सारा पावर परवेज मुशर्रफ के पास आ गया। बाद में ऑल्दो उसको पकड़ा गया और फिर वापस डेमोक्रेसी रिस्टोर करी गई पाकिस्तान में। लेकिन ये एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि डेमोक्रेसी आइडिया सरवाइव करने के लिए इस तरह की चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और पाकिस्तान, चाइना, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ ये प्रॉब्लम है। चाइना में क्या है, रेगुलर इलेक्शन होते हैं, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाले आके रोने लग जाएंगे कि ये तो डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ तो इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन फेयर नहीं है। फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी पार्टी वहां पे खड़ी होती है, जो भी कैंडिडेट वहां खड़ा होता है, उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही खड़ा करती है। मतलब उसको वो तुमको अलाउ करेंगे। अगर तुमने अपनी तरफ से तुमको नहीं अलाउ किया, तुम खड़े भी नहीं हो सकते इलेक्शन में। तो यानी ये कौन सा अधिकार छीन रहे हैं? राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। कोई भी नॉर्मल इंसान कोई लीडर नहीं बनने दे रहे, तो काय की डेमोक्रेसी? यानी ये लोग लोगों को जितनी चॉइसेस पॉसिबल थी उतनी दे ही नहीं रहे हैं, अपने मर्जी से इलेक्शन में कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, और लोगों को उन्हीं को सिलेक्ट करना होगा जिसको ये दो लोग सैंक्शन करेंगे। तो ये भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, तो ये भी डेमोक्रेसी नहीं है।
अगला है मेक्सिको। मेक्सिको में एक पार्टी है PRI, फुल फॉर्म मत ही जाना। उनका क्या है कि वो भी लगातार इलेक्शन जीतते थे, रेगुलर इलेक्शन कराते थे बट लगातार इलेक्शन जीतते थे। और वो इलेक्शन कैसे जीतते थे, वो पोलिंग बूथ ही कैप्चर कर लेते थे, लोगों को पैसे देते थे, मीडिया खरीद लेते थे। तो ये जो काम, जो आज के लिए इल्जाम बीजेपी पर भी लगाए जाते हैं, सही या गलत हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे, बट इस तरह की अगर कोई भी पार्टी इस तरह का फ्रॉड कर रही है और वो इलेक्शन जीत रही है, तब भी वो फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती, क्योंकि कुछ रूल है। अगर लोगों को पावर दिया गया है तो लोगों को पावर दिए जाने के साथ उनको वो पावर एक्सरसाइज भी तो करने दो। पावर लिख करके दे दी कि भैया तुम वोट दे सकते हो, लेकिन वोट देने पहुंचे तो मार मार के भगा दिया। बोले नहीं, वोट कैसे दोगे, तुम्हारा वोट तो हम देंगे, क्योंकि जिसको हम कहेंगे उसको देना होगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक्चुअली जो काम जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। अगर पावर दी गई है तो लोग खुद सिलेक्ट करेंगे कि किसको उनको पावर में बैठाना है। मैक्सिको का भी एग्जाम्पल है, तो ये भी डेमोक्रेसी नहीं है। अगला है सऊदी अरेबिया, ये अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, फीमेल को राइट टू वोट ही नहीं दिया है। काय की डेमोक्रेसी जहां इक्वालिटी ही नहीं है। तो 50% ऑफ पॉपुलेशन को बोलने का अधिकार नहीं, करने का कुछ अधिकार नहीं, तो ये भी डेमोक्रेसी का ट्रू डेमोक्रेसी के फीचर्स इनमें नहीं है। इंडिया में अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स है, बट वी आर कंपैरेटिवली ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्टिंग। जितनी भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है उनमें हम अच्छे हैं, भले ही हम अंधों में काना राजा है, लेकिन हम उनसे तो बेटर ही है। अगला है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में मुगाबे ने भी यही किया। ही वॉज अ फेमस लीडर, लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे। फिर उसने क्या किया, जब वो पावर में आया तो लाइक नेपोलियन ही चेंज कॉन्स्टिट्यूशन और खुद को दे दी सारी पावर और सारा मीडिया खरीद लिया। तो इस तरह से जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल भी हमें दिखाता है कि ये भी तरीका नहीं है डेमोक्रेसी को चलाने का। तो फीचर्स पहले क्या थे, पहले ही बोल दिया कि फीचर्स, डेमोक्रेसी का पहला फीचर तो ये है दैट लीडर आर इलेक्टेड बाय पीपल, कोई और नहीं आएगा सिलेक्ट करने, खुद से नहीं बैठ सकते कुर्सी पर। दूसरा, इलेक्शन जो कराए जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अब उनको कराने का तरीका क्या है, जो भी बॉडी इलेक्शन करा रही है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए, कोई भी उसको धमका ना सके। जैसे इंडिया में है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को पूरी पावर दी गई है इंडिया में कि वो दूर रहे पॉलिटिशियन से, जजेस से, सबसे, और बोले कि हम अपना काम अपने तरीके से करते हैं, इंटरफेयर मत करो। अगर ऐसी कोई बॉडी है जिस पर किसी की चल नहीं रही है और वो ढंग से काम कर रही है, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी फेमस बॉडी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड और काफी सक्सेसफुल बॉडी है, काफी तारीफ भी होती है इसकी। अगला है राइट टू वोट एंड एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू, बता चुकी हूँ, ये भी फीचर है। अगला है गवर्नमेंट वर्क अंडर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी के थ्रू गवर्नमेंट बना तो दी, लेकिन वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दे रही है। मान लो मोदी जी को पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, अच्छे से कराए गए और प्यार मोहब्बत से बैठा दिया उनको। अब उन्होंने क्या किया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया कि अब से क्या होगा, इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। जैसे चाइना में इस बार जिनपिंग ने किया है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा चेंज कर दिया है। नाउ ही विल बी प्रेसिडेंट, जब तक कि वो जिएगा तब तक रहेगा, कोई नहीं हटाएगा उसको, या जब तक वो चाहेगा। तो इस तरह से नहीं होती डेमोक्रेसी कि एक बार इलेक्शन करा करके फिर जो लीडर चुना है, जैसे मुगाबे ने किया, वो लॉ के अंडर काम करने से मना कर दे, क्योंकि उसको लोगों ने चुना है। तो वो कहे मुझे लोगों ने चुना है भाई, मैं तो एकदम सर्वोपरि हूँ और अब कॉन्स्टिट्यूशन बदल दूंगा। ये नहीं होता है। कोई लिमिट सेट होनी चाहिए, यानी जो भी कुछ ऐसे बेसिक आइडिया होने चाहिए जिसको खुद गवर्नमेंट भी पार नहीं कर सके। जिस गवर्नमेंट को चूज किया गया है उस गवर्नमेंट को लॉ के अंडर काम करना पड़ेगा। जो लॉ लोगों ने बनाए हैं या हमारे फोर फादर्स ने बनाए हैं, ठीक है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट इंडिया में सिलेक्ट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करती है। अगर वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के काम नहीं करेगी तो उस गवर्नमेंट को हटा देंगे इंडिया में लोग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का राइट गवर्नमेंट को दिया ही नहीं है हमारे फोर फादर ने। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो गवर्नमेंट कोई भी गलत काम करती है, सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके आ जाती है इंडिया में कि क्यों कर रहे हो ऐसा। और वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमने सेपरेशन ऑफ पावर किया है। गवर्नमेंट तुम चलाओगे लेकिन तुम्हारी देखभाल करेगी पार्लियामेंट, और दोनों ही कोई गलत काम करोगे तो सुप्रीम कोर्ट तुम लोगों को डंडा लगाएगा। तो इसको बोलते सेपरेशन ऑफ पावर, कि सब लोग को अलग अलग पावर बांट दो ताकि सब लोग एक दूसरे को चेक करते रहे। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जितना ज्यादा एक दूसरे को क्रॉस चेक करेंगे, बैलेंस उतना बेटर रहेगा और स्टेबल रहेगी गवर्नमेंट। आई होप मोर और लेस आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। डिमेरिट और मेरिट बस पढ़ने वाली चीज है। तो डेमोक्रेसी फिर आइडिया तो फ्रेजाइल लग रहा है, क्योंकि फ्रेजाइल मतलब कमजोर सा, छुई मुई जैसा, फूल के जैसा। क्यों, जिसका भी मन आ रहा है वो एक हाथ मार रहा है, फूल टूट जा रहा है। सद्दाम हुसैन का एग्जाम्पल, परवेज मुशर्रफ का एग्जाम्पल। ठीक है, ये आइडिया थोड़ा फ्रेजाइल है क्योंकि नया आइडिया है। सिविलाइजेशन तो 10,000 सालों से चल रही है, डेमोक्रेसी का आइडिया एकदम नया है। 9,000 सालों तक तो किंग ही थे पूरे वर्ल्ड में। तो
कंपैरेटिवली न्यू आइडिया है, इसीलिए लोगों के अंदर उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए अभी उतना सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सारी कंट्री फेल हो रही डेमोक्रेसी में, लेकिन बाकी आइडियाज से बेटर है, क्योंकि जहां भी डेमोक्रेसी आई है उन कंट्रीज की हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छी है, वो लोग खुश हैं कंपैरेटिवली, उनकी कंट्रीज में झगड़े नहीं होते, सिविल वॉर नहीं होते, स्ट्राइक नहीं होते, प्रोटेस्ट नहीं होते, तो दे आर बेटर। तो इसीलिए ये आइडिया अच्छा है। तो इसमें अच्छाइयां क्या क्या है? अकाउंटेबिलिटी, सबसे अच्छी चीज डेमोक्रेसी की ये है, जो पावर में बैठा है वो आंसरेबल है, क्योंकि उसको चुन के बैठाया है, तो राइट है कि हटा देंगे, काम नहीं करेगा, तो तुम जो सवाल पूछोगे उसका जवाब देगा वो, कि उसने काम क्यों नहीं किया। अगर तुम बोलो सड़क नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, बोल रहे थे, जैसे मोदी जी को आजकल लोग बोलते हैं अच्छे दिन कब आएंगे, क्यों? क्योंकि वो अकाउंटेबल है। अगर वो कह रहे थे कि हर गरीब के खाते में 15 लाख आने चाहिए, तो क्यों नहीं आए? बात तो सही है। तो अकाउंटेबिलिटी फीचर है डेमोक्रेसी का, आप अपने लीडर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं किया काम तुमने। मोनार्की में पॉसिबल नहीं है, उसमें तो वो लटका देंगे क्रॉस के ऊपर। अगला है स्लो बट लॉन्ग डिबेटेड। स्लो होती है डेमोक्रेसी क्योंकि सब झगड़ते रहते हैं, हर इंसान अलग बात बोल रहा है, 1000 पार्टियां होती हैं, क्योंकि सबको राइट दे दिया ना डेमोक्रेसी ने कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तो बहुत डिबेट होती है। लेकिन ज्यादा डिबेट का एक फायदा भी है, कोई भी डिसीजन सोच समझ के लिया जाता है। इतनी बार वो डिसीजन पे बहस होती है कि अल्टीमेटली जो लास्ट में डिसीजन निकल के आता है वो सबके लिए फेवरेबल होता है, तो वेल थॉट डिसीजन होता है। वरना मोनार्की में तो किंग अलग है, कोई और काम कर रहा था, सोते सोते साइन कर दिया कि चलो आज से बुर्का अलाउ है, कंपलसरी है सबको, तो वो तो उसके मन मर्जी मूड के ऊपर है, मूड खराब हो गया तो किसी को मरवा दिया। यहाँ पर मूड खराब वाला सीन नहीं है। स्लो काम करती है डेमोक्रेसी, बात ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा डिबेट होता है कि डिसीजन वेल थॉटफुल होते हैं, मतलब सोच समझ के लिए जाते हैं। अगला है कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका डेमोक्रेसी है, क्योंकि बाकी कोई भी आइडिया, मोनार्की, ओलिगार्की, कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। डिक्टेटर तो कॉन्फ्लिक्ट को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, वो तो ऑपोजिशन को तुरंत मरवा देंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस को बैठ के सॉल्व केवल डेमोक्रेसी कर सकती है, क्योंकि सबको वो बोलने का मौका देती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, सब लोग बोल सकते हैं अपनी बात। तो कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस, अगर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करती, हिंदू पसंद नहीं कर रहे हैं मुस्लिम्स को, तो बैठ के इन चीजों पे बहस हो जाएगी और डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन अगर यहीं पर मोनार्की या डिक्टेटरशिप होगी तो दंगे हो जाएंगे, या तो सारे हिंदुओं को जेल में बंद करा दिया जाएगा, या हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस को अगर कोई सिस्टम अच्छे से कर सकता है डील, तो वो है केवल डेमोक्रेसी। अगला है इक्वालिटी, हर एक इंसान को बराबर मानती है डेमोक्रेसी, क्योंकि सबको राइट टू वोट दिया है और हर एक के वोट की वैल्यू बराबर है। दूसरा डिग्निटी है, वरना नॉर्मल तो क्या समझते थे पता ही है, ब्लैक्स को क्या समझते थे साउथ अफ्रीका में, छूते नहीं थे उनको, तो उनको कोई डिग्निटी नहीं थी। तो लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा है जिसमें हर एक इंसान की अपनी एक डिग्निटी है। आप उसको बोलते हैं ना, एवरी ह्यूमन बीइंग इज गॉड, आप उसको अछूत नहीं मान सकते, गरीब है जस्ट बिकॉज, तो आप थूक नहीं सकते उसके ऊपर, क्योंकि ये सब करते थे और ये बहुत एनिमल ट्रीटमेंट किया जाता था ब्लैक्स के साथ में। लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसा आइडिया है जो ब्लैक हो या व्हाइट सबको बराबर डिग्निटी देता है। अल्टीमेट पावर विद पीपल, ये तो है ही। मोर ट्रांसपेरेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाकी जितनी भी सबसे बेस्ट नहीं है, लेकिन करे क्या, कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। जितने भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि बाकी में तो वो पूछताछ अलाउड ही नहीं है। डिक्टेटरशिप मोनार्की में क्या पूछोगे, क्यों लिया ये डिसीजन, लेकिन यहाँ पर तुम सवाल कर सकते हो कि जो तुमने डिसीजन लिया वो लिया क्यों। थोड़ा भी जवाब मिल गया तो ट्रांसपेरेंट तो है ना, बताएगा ना। ट्रांसपेरेंट का मतलब सब दिखता है क्या हो रहा है। तो ये है डेमोक्रेसी की मेरिट। डीमेरिट क्या है, मेरिट में ही डिस्कस कर ली, बहुत डिले है, बहुत डिले करते हैं, सब झगड़ा करते रहते हैं। तो थर्ड तो ये है कि डिले है, और डिले करते हैं क्यों, क्योंकि कभी कभी डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में खराब लीडर को बैठा देते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, उनको कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो ऐसे लोग अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाते। तो डेमोक्रेसीज में कभी कभी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में बैड लीडर पहुंच जाते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता कंट्री के बारे में, और वो फिर बैड पॉलिसी बनाएंगे। पहला है कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, सबके पास शेयर ऑफ पावर है, तो मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे। कंपटीशन ऑफ पावर में तो बहुत ज्यादा टाइम कंपटीशन में ही निकल जाता है। यानी जैसे बीजेपी है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, इलेक्शन के रिजल्ट के 1 साल बाद तक तो ये उसी हवा में रहते हैं कि जीत गए, कुछ काम नहीं करते, और 2 साल के बाद तुरंत अगले इलेक्शन की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनको जीतना है, जीतना है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन के चक्कर में नॉर्मल डे टू डे डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री को, उस पर ध्यान नहीं देते, पूरा ध्यान इलेक्शन के ऊपर लगा रहता है इन लोगों का। अगला है करप्शन,
क्योंकि पावर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में, एक इंसान ले नहीं रहा डिसीजन मोनार्की की तरह। तो इतने सारे लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, पावर जिनको दी जा रही है, सब लोग मिलकर करप्शन खूब करते हैं, खूब पैसा बीच बीच में गवर्नमेंट ऊपर से पैसा दे रही है, अपनी जेबें भर रहे हैं। सरकारी सिस्टम बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो डेमोक्रेसी में करप्शन भी होता है बहुत जगह, लेकिन किस सिस्टम में नहीं होता? लेकिन हमको मेरिट मैम एक डाउट है। पूछो। मैम ये डेमोक्रेसी तो मैम इंडिया पे डिपेंड करता है, जैसे इंडिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, पर अगर किसी छोटी कंट्री की बात करो तो उधर तो करप्शन नहीं होगा, क्योंकि वही कम है, नहीं नहीं, वो हम कम हो जाते हैं ना, ऑफिशियल्स कम हो करेक्ट जाते हैं उसमें। करेक्ट करेक्ट। बट ये ग्रे आइडियाज है ना यार, तुम ये नहीं कह सकते कि कोई कंट्री में बिल्कुल करप्शन नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत तो है ही, और हर सिस्टम में होगा। तो करप्शन इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑल सिस्टम्स एंड ऑल कंट्रीज। इसको तुम कहीं भी डीमेरिट में लिख सकते हो, क्योंकि ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि कोई करप्शन नहीं कर रहा, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं तो हो ही ओके रहा मैम। है। तो मैं यही कह रही हूँ कि डेमोक्रेसी में करप्शन होता है, इसका ये मतलब नहीं कि मोनार्की डिक्टेटरशिप में नहीं होता, लेकिन हमें कुछ तो नेगेटिव पॉइंट लिखने हैं डेमोक्रेसी के। करप्शन ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि ज्यादा स्टेक होल्डर है। कि वो बोलेगा हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जैसे सबको थोड़ा, अब क्या है, रिप्रेजेंटेशन है तो सबके थोड़े थोड़े कैंडिडेट जीत गए। अब सरकार तो बनानी है, तो कोलिजन हो रहा है, बोला तू मेरी पार्टी में आ जाओ, कहेगा आ तो जाऊंगा, 10 करोड़ लूंगा। हो गया करप्शन, क्योंकि ज्यादा स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, तो ज्यादा लोगों के पास पावर आ गई। अब पावर एक दूसरे के साथ मिलने के लिए पैसा मांग रहे हैं लोग, तो जितना ज्यादा सबके पास पावर है उतना ज्यादा करप्शन को जन्म देगा और उतना ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन को। तो करप्शन अलाउड है, इनस्टेबल मतलब अलाउड है कह रही हूँ, करप्शन होता है। अगला है इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी तो होती है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सब लोगों को मिला हुआ है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं जीतती। ये स्पेशली इंडिया के रेफरेंस में है, ये छोटी कंट्रीज में नहीं लगेगा ये इनस्टेबिलिटी वाला। अब इंडिया में क्या है, कांग्रेस के भी मेजोरिटी नहीं आई, बीजेपी की भी नहीं आई, तो अब इन सब लोगों को मिलकर के कोलिजन में ही गवर्नमेंट बनानी होगी। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा एनडीए की या यूपीए की बनती है, क्योंकि बहुत बार कांग्रेस के और बीजेपी के अकेले बूथ ने जीतते ही नहीं जितने गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए। एनडीए है बीजेपी प्लस अदर पार्टीज का एक ग्रुप, उसको एनडीए बोलते हैं। एनडीए बीजेपी का अलायंस है और यूपीए कांग्रेस का अलायंस है। यानी कोलिजन या अलायंस में आपको आना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है, क्योंकि सब लोग मौका देखते ही पैसा मांगते हैं। ठीक है, तो ये तो डिमेरिट है डेमोक्रेसी का। ठीक, तो इसमें से एक ही क्वेश्चन बना, व्हाट इज डेमोक्रेसी, मेरिट्स और इट्स डीमेरिट्स। बाकी सब अंडरस्टैंडिंग थी, जो मैंने सोचा कि जरूरी है पढ़ाना फाइनल से पहले, वरना पता नहीं कब पढ़ो तुम लोगों भी। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं लेगा, खत्म हो गया ये। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में एक्चुअली साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं सिस्टम ऑफ अपार्थीड फिर भी बता देती हूँ। अपार्थीड साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे पड़ता है। केप टाउन उसकी राजधानी का नाम है, आई थिंक, यस, आई डोंट नो। हाँ, तो मैम हाँ बेटा। मेरी कल प्रेजेंटेशन है, उसके लिए मीटिंग है, तो मैं वो ज्वाइन कर लूँ? मैं इसके आगे का बाद में देख लूंगा रिकॉर्डिंग से। ठीक है, ओके, तो ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगी आज। ओके मैम। ओके, तो अपार्थीड सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें अलग अलग, तुम अलग हम अलग, हमारे रास्ते भी अलग। तो अपार्थीड सिस्टम की सबसे बड़ी पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका में सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को अलग अलग रखना। सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट ट्रेन, सेपरेट होम्स, सेपरेट लोकेलिटी, सेपरेट रोड, ठीक है, सेपरेट शॉपिंग मॉल्स, सेपरेट सिनेमा थिएटर, सब अलग अलग थे, व्हाइट के ब्लैक के। तो ये है अपार्थीड सिस्टम। वो लोग सेग्रीगेशन पॉलिसी को अपनाते थे, क्यों? क्योंकि वो ब्लैक को अछूत मानते थे, वो उनको छूना पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने यहाँ तक कि चर्च भी अलग बना रखी थी। व्हाइट लोग अलग चर्च, एक सेम रिलीजन के दोनों क्रिश्चियन, लेकिन व्हाइट लोग अलग चर्च में जाएंगे, ब्लैक लोग अलग चर्च में जाएंगे। और प्रोटेस्ट करने का राइट तो था, लेकिन व्हाइट के पास ऐसा नहीं कि व्हाइट व्हाइट आपस में बहुत खुश है, उनको भी दिक्कतें होती होंगी एक दूसरे से, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर सकते थे। अगर ब्लैक ने प्रोटेस्ट किया तो उनको जेल भेज देंगे। तो ये है प्रॉब्लम। अपार्थीड एक सिस्टम था जो साउथ अफ्रीका में यूरोपियन सेटलर्स ने लगाया था। वो सारे यूरोपियन ब्रिटेन से ही आते हैं माइग्रेट होके, वो साउथ अफ्रीका में रहते थे, तो बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई थी साउथ अफ्रीका में, ब्लैक्स और व्हाइट की ऑलमोस्ट बराबर पहुंच गई थी। व्हाइट लोगों ने क्या किया, एक सिस्टम लगा दिया अपार्थीड सिस्टम, सब लोग सब चीजों ने अपनी अलग कर ली। अब ब्लैक लोग बाई चांस अगर उनके थिएटर में घुस गए तो मार मार के भगा देते थे, अगर उनकी ट्रेन में बैठ गए तो मार देते थे। गांधी जी के साथ भी यही हुआ। प्रिटोरिया जहां से जा रहे थे, ट्रेन में चढ़े फर्स्ट क्लास डब्बे में, यूरोपियन बैठे हुए थे, उन्होंने बोला तुम ब्लैक हो, जब डब्बे में कैसे चढ़ गए, उन्होंने उनको नीचे उतार दिया। तो गांधी जी के साथ इंसिडेंट हुआ, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि कितना गलत
सिस्टम है ये साउथ अफ्रीका में, तब उन्होंने वहां पे लड़ाई की और हक दिलाया लोगों को वहां पर। ब्लैक लोग के साथ ये जेल भेज देते थे और ब्लैक लोगों के पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं थी। मैंने केवल वोटिंग राइट लिखा है क्योंकि यही मेन राइट है, पर उनके पास कोई पावर नहीं थी, पावरलेस लोग। केवल वो लेबर थे यूरोपियन प्लांटर्स में या बाकी जगह में, बस खाने पीने का मिल जाए उतना ही बहुत है। वहां पर एक पार्टी थी जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस, एकदम सिमिलर है साउथ अफ्रीका सिस्टम, वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। उन्होंने फिर 19 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धीरे धीरे स्ट्रगल करना शुरू किया इन चीजों के खिलाफ, अपार्थीड को हम हटाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना ज्यादा मॉडर्न टाइम आ गया था कि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री किसी और का गुलाम तो नहीं बन सकती थी। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि नहीं, अब ब्लैक और व्हाइट के साथ ये बहुत बुरा हो गया, सिस्टम ऑफ अपार्थीड के अगेंस्ट हम लड़ेंगे। सबसे बड़े लीडर थे नेल्सन मंडेला, उनको जेल भेज दिया गया, 28 साल तक तो वो जेल में ही रहे। लेकिन स्ट्रगल चलता रहा ब्लैक्स का व्हाइट के साथ। जब मंडेला जेल से बाहर निकल करके आया तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और सिस्टम ऑफ अपार्थीड एंड हो गया था तब तक। तो मंडेला प्रेसिडेंट बने, उन्होंने स्पीच दी और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि जिन ब्लैक लोगों ने इतना बुरा किया व्हाइट लोगों के साथ में, सॉरी, जिन व्हाइट लोगों ने इतना बुरा किया ब्लैक्स के साथ में, उनको भी इक्वल राइट दे दिया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ये वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप किसी के साथ रिवेंज नहीं लेते, चेंज ऑफ हार्ट करके दिखाओ, उसका दिल बदल दो तो बड़ी बात है। क्योंकि व्हाइट्स बहुत डर रहे थे कि यार हमने इतना बुरा किया इनके साथ, तो ये आजाद हो गए तो ये हमें नहीं देंगे राइट्स, क्योंकि वो पता है क्या, मैं सेटलर है, वो वापस नहीं जाने वाले थे, वो सेटल हो गए साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस, तो वो भी वहीं रहने वाले थे। लेकिन ऐसा किया नहीं मंडेला ने और उनकी गवर्नमेंट ने, उन्होंने व्हाइट्स को इक्वल राइट दिए और बाद में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना कि इतना अच्छा उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। और फिर अब तो सबसे ज्यादा अच्छा सिस्टम है, बहुत फेमस डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की साउथ अफ्रीका, और वहां पे लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ये भी सिस्टम है बहुत। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। हर एक टेरिटरी के लिए, यानी वर्ल्ड में जहां भी जमीन है, उस जमीन वो है लैंड, और उस जमीन से जुड़ा कोई ना कोई कानून जरूर होगा, उसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। जिस कानून से वो जमीन गवर्न होगी, लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट वर्ड है। कभी भी लिखोगे कभी गलत नहीं होगा, थ्रू आउट द लाइफ कभी लिखोगे यही, क्योंकि इसका मतलब ही यही है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ये पहली लाइन होनी चाहिए। होता क्या है, ये एक तरह की किताब है, कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन किताब है, लिखी भी हो सकती, तुम्हारे दिमाग में भी हो सकती है। तो ब्रिटेन का लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो रूल वाली किताब उन सबके दिमाग में है। क्या बोला मैंने कि डेमोक्रेसी एक ऐसा आइडिया है जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस होना चाहिए, बोलने से नहीं आती। तो उन लोगों ने प्रैक्टिस इतनी कर ली है कि उनको जरूरत ही नहीं किताब पढ़ने की। तो रूल बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक तरह की किताब होती है, उसमें नियम लिखे होते हैं कि कैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनेगी डेमोक्रेसी के थ्रू, कौन कौन से राइट दिए जाएंगे, कौन कौन सी ड्यूटीज होंगी, कौन कहाँ पर पावर की एक्सेसिव लिमिट अलाउड नहीं है, कहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन अलाउड नहीं है। तो हर तरह की चीज लिखी होगी कि कैसे वहां गवर्नमेंट बनेगी, कैसे सिस्टम चलेगा, किन लोगों को कितने राइट है, कितने उन लोगों की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या उनको प्रोटेक्शन है अगर कोई बुरा होता है, सब चीज लिखी जाती है। कंट्री को गवर्न करने के लिए जो चाहिए सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है बेसिक। और जो चीजें डे टू डे चेंज होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि आप नए लॉ बना के उनको चेंज कर ले। इसीलिए कंट्री में टाइम टू टाइम लॉ की जरूरत पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन तो रहता ही है, बट वो फंडामेंटल लॉ है, यानी जो भी तुम लॉ बनाओगे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज के हिसाब से बना होना चाहिए। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, मान लो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, बोला मैम मैप नहीं हो रहा मेरे माइंड में, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखा है तो नया लॉ क्यों बनाना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि सब लोग बराबर है, इतना लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब तुम कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिसमें तुम क्या करोगे कि एजुकेशन केवल मेन को देंगे अब कंट्री में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत लॉ हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि सब लोग बराबर है। तो अब तुमको ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा जो दोनों पे लागू होता हो, तुम नहीं कर सकते ये काम, समझ गए। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियाज लिखे हैं, जो तरीके लिखे हुए, उनके हिसाब से कंट्री को लॉ बनाना पड़ता है। टाइम कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन बेसिक आइडिया आप नहीं छोड़ सकते। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो भी आइडिया उस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया होगा वो आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने अगर, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। 3 साल में लिखा गया है, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। हमारे फोर फादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बचा नहीं होगा, और हर कॉन्स्टिट्यूशन की कमी को भी पढ़ लिया था। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 3 साल लग गए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया वो इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है कि आज तक इंडिया में कभी सिविल वॉर नहीं हुआ।
कोई भी कम्युनिटी को लगा ही नहीं ऐसा कि हमें अपने राइट के लिए इतना लड़ने की जरूरत है कि कंट्री में सिविल वॉर हो जाए। बाकी कंट्रीज में हुआ है, परवेज मुशर्रफ ने भी तो मिलिट्री कू किया है, हर कंट्री में मिलिट्री कू हुआ है, तो इंडिया में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना राइट दिया हर एक इंसान को कि उनको जरूरत ही नहीं लगी कि कभी भी हमें इतना बड़ा कोई विद्रोह करने की जरूरत है अपना हक पाने के लिए। सबको बराबरी का राइट दिया, सबको इक्वालिटी, जितनी भी कमियां थी कंट्री में वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखी हुई है कि अब मतलब कमी पूरी की है उन्होंने। मेन आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हर एक के रिलीजन को एक्सेप्ट भी किया है और हर एक के रिलीजन को इज्जत दी है, तो यानी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद भी सबको बोल रहे हैं कि तुम बराबर हो, यानी यूनिटी है, कि किसी के ऊपर कोई भेदभाव भी नहीं है और किसी के ऊपर कोई रोक टोक भी नहीं है कि तुमको अगर हिंदू वाले मंदिर में जाना है हिंदू में जाओ। सारे हिंदू चर्च घूमते रहते हैं, कभी मना ही नहीं है। सारे चर्च भी, बहुत मुस्लिम्स भी हिंदू टेम्पल्स में जाते हैं, कहीं कोई मना ही नहीं है। आपको अपने हिसाब से काम करिए, अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, जिसमें पढ़ना है पढ़िए। इक्वालिटी है, जो बोलना है बोलिए, फ्रीडम है, सब कुछ दिया है। और यानी डाइवर्सिटी को फुल्ली एक्सेप्ट किया है। कल्चर, हर एक स्टेट असेंबली अपनी खुद की स्टेट के लैंग्वेज में बात कर सकती है। मलयालम असेंबली मलयाली में बात करती है, तमिलनाडु असेंबली तमिल में बात करती है, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात आती है वो इंग्लिश में ही छाप सकते हो या ऐसी लैंग्वेज में सबको आती हो। तो कितना अच्छा बैलेंस बनाया है कि आप अपनी डाइवर्सिटी भी पहचानिए और साथ साथ आप यूनाइटेड या इक्वल भी रहिए। तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए हम वर्ल्ड का इसे बेस्ट और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है यूएस, बट सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी अगर कही जाएगी लार्जेस्ट, तो वो है इंडिया, जो सक्सेसफुल भी है और सबसे बड़ी भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया कैसे? रातों रात तो आया नहीं होगा, नहीं, बहुत पुराना टाइम लगा आइडिया आते आते। 1928 में नेहरू जी ने, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, उनके पिताजी है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी को ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि तुम तो गंवार हो, तुम कैसे लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन। वो बोले कि हम इंडिया छोड़ के जाओ। नेहरू जी और उनके आसपास साथ के लोग बोले कि तुम इंडिया छोड़ के जाओ, हमारी कंट्री हम संभाल लेंगे। तो बोले हम छोड़ के तो चले जाए, लेकिन तुमको क्या आता है, तुम थोड़ी बना पाओगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोतीलाल नेहरू ने अपने दिल पे ले लिया, क्या बात कह दी तुमने, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे नहीं बना लेंगे। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में उन्होंने राइट्स लिखे थे, फंडामेंटल राइट्स, काफी आज के टाइम से मैच करते हैं वो, उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो उन्होंने बोला देखो ये रही मेरी रिपोर्ट, मैं मेरी कंट्री को कैसे चलाऊंगा बता देता हूँ तुम लोगों को, तो ये मत सोचो कि हम गंवार हैं और हमें कुछ नहीं आता। ये है तरीका, मतलब ये तब से शुरुआत है कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर 1935 में एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वो ब्रिटिशर्स ने काफी अच्छा एक्ट निकाला था, शायद उनको समझ में आ गया होगा सिविल डिसोबीडियंस के बाद में कि इंडिया में हमें अगर रूल करना है तो इंडियंस को इंक्लूड किए बिना तो नहीं कर पाएंगे। तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, उसमें बहुत सारे फीचर्स थे, बहुत स्टेट लिस्ट, ये जो आजकल जितने भी फीचर्स इंडिया में देखते हो ना, ऑलमोस्ट 90% फीचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ले लिए गए हैं प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 1935 में। आज का कॉन्स्टिट्यूशन उससे काफी मिलता जुलता है, हमने बहुत सारी चीजें उसमें से ली है, स्टेट्स के इलेक्शंस को लिया है, गवर्नर के रोल को लिया है, बहुत कुछ लिया है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद 3 साल डिबेट, 1946 में बननी चलना शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का सफर, 49 में बंद हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, ठप्पा लग गया, लोगों ने साइन कर दिया उसके ऊपर डॉक्यूमेंट पे, तो वो कंप्लीट हो गया। लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया हमने, एक्सेप्ट उसको फुल्ली एक्सेप्ट 26 जनवरी 1950 को किया, जिसको हम रिपब्लिक डे मानते हैं अपना। तो इसीलिए मानते हैं क्योंकि उस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, मतलब एक्सेप्ट कर लिया था कि अब आज से लागू है पूरे इंडिया में, ठीक है। फीचर्स, 2 महीने वेट क्यों किया, 10th में पढ़ेंगे। कांग्रेस ने डेट डिसाइड की थी काफी साल पहले कि 26 जनवरी को हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा, बट फिर आजादी 15 अगस्त को ही मिल गई। तो उन्होंने बोला हमने तो डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को भी कोई इंपॉर्टेंट डे रखेंगे, तो फिर उन्होंने उस दिन रिपब्लिक डे रख दिया। ओके, फीचर्स क्या है? सबसे बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, डायनेमिक है, क्यों? टाइम के साथ चेंज हो जाता है। इसमें ऐसे प्रोविजंस है कि तुमको ये आजादी देते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि आप टाइम के साथ अपनी चीजें चेंज कर दीजिए। जीएसटी बिल लेके आई, सब कुछ क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा लिख रखा है कि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो इंटरप्रिटेटर जो कि सुप्रीम कोर्ट है, इट कैन डिसाइड कि कौन सा लॉ पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है। तो डायनेमिक है, ऐसा नहीं कि सड़ा गला एक बार जो बन गया जीवन भर के लिए वही रूल बन गया, फॉलो ही करना पड़ेगा, नो, यू कैन चेंज इट, लेकिन बेसिक आइडिया सेम रहेगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनको नहीं छोड़ सकते। बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिज्म, ये सब तो पता है। सोशलिज्म क्यों? क्योंकि नेहरू जी को बहुत पसंद था और इंडिया के काफी सारे आइडियाज में सोशलिज्म झलकता है।
कैसे झलकता है? अमीरों को तो अधिकार दिया है, कोई बात नहीं, तुम कमाओ धमाओ, लेकिन गरीबों को फ्री एजुकेशन दी है। ये सोशलिज्म का रियल एग्जाम्पल है, कैपिटलिज्म नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट आज भी, चाहे मनरेगा योजना हो, चाहे फ्री मिड डे मील देना, खाना देने का हो, फ्री एजुकेशन का हो, क्यों करती है? क्योंकि ये सारे सोशलिस्ट आइडियाज है, सोशलिज्म से इंस्पायर्ड है कि इंसान को उसकी कमाई के हिसाब से नहीं, उसकी नीड के हिसाब से चीजें मिलनी चाहिए। तो भले ही तुम्हारे माँ बाप बहुत कम कमाते हो, आप गरीब हैं, लेकिन तब भी गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलेगी तुम्हें। तो ये सोशलिस्टिक फीचर है। तो इंडिया का जो मॉडल है ये कैपिटलिस्टिक नहीं है, ये मिक्स्ड है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को मिला दिया हमने। यानी जो गरीब हैं उनको हम फ्री चीजें भी देते हैं, और जो अमीर है उनको मौका भी देते हैं, बढ़ो कितना बढ़ सकते हो आगे। दोनों ही चीजें हैं, तभी तो बेस्ट है हम। अब उड़ नहीं जाना है सुन के इसको। इट इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल टिल डेट। अभी तक सब लोग इसकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक कंट्री में कोई मिलिट्री कू नहीं हुआ है, कोई सिविल वॉर नहीं हुआ है, तो मतलब सब लोग इससे सेटिस्फाइड है, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं इसकी। कोई भी, और सबसे बड़ी बात, छोटे मोटे चेंज हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लाना पड़ा। तो कितना अच्छा बनाया उन्होंने 70 साल पहले की, आज तक हमारी गवर्नमेंट उसके हिसाब से चल रही है, और कभी कोई बड़े चेंज की जरूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट लोग चेंज करते हैं तो लोग बोलते हैं मत चेंज करो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो इट इज बेटर रिटन। ये विजन है हमारे फोर फादर्स का, स्पेशली गांधी, नेहरू, पटेल और अंबेडकर का विजन इसमें लिखा हुआ है। गांधी के विजन है कि पंचायती राज होना चाहिए, गांव में गवर्नमेंट होनी चाहिए, गांधी की थ्योरी है। नेहरू का विजन है कि सोशलिज्म आना चाहिए, वो भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पटेल का विजन है कि यूनाइटेड इंडिया होनी चाहिए, वो भी विजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और अंबेडकर का विजन है इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी सब नहीं होनी चाहिए, अछूतों को भी बराबर हक मिलना चाहिए, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे फोर फादर जो विजन लेकर के चले थे, वो सब विजन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलते हैं। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक। और वन डाउट है पूछो बेटा। मैम, गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी का तो विजन समझ में आ गया, पर जो अम्बेडकर जी का विजन था ऑफ इक्वालिटी, मैम वो तो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी एक जगह है जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह सकते हैं, वहां पे तो इक्वालिटी मिसिंग है। उन्होंने उन्हें एक्स्ट्रा वो क्यों दिया? रिजर्व्ड, देखो, अगर मैं और तुम दोनों ही बराबर है, तब मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसे एक्स्ट्रा बोलते हैं। अगर तुमने मेरे से, अब अच्छा ये बताओ, तुम हर रोज मेरे घर से 10 रुपए चोरी करके ले जाते थे रोज, साल भर में कितने ले गए? छोड़ो, कैलकुलेशन बहुत सारे हो गए कि नहीं? अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि मान्या ने जितना भी पैसा समीक्षा जी के घर से निकाला है, सारा पैसा वापस करना होगा। तो ये इक्वालिटी है या फिर एक्स्ट्रा है? इक्वालिटी। यही है फंडा। अमी जो हमारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको इतना परेशान किया गया है ओवर द इयर्स, उनके हक को मारा गया है जस्ट बिकॉज कि उनको अछूत माना जाता था, तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो आज अगर उनको फ्री एजुकेशन और रिजर्वेशन दे रहे, उसमें गलत क्या है? तो यही थ्योरी दी गई है अंबेडकर जी के थ्रू, और बाकी लोगों ने भी यही बात एक्सेप्ट भी की है कि डिसएडवांटेज जो जिस कम्युनिटी का हुआ हमारी वजह से, क्योंकि हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको अगर हम कुछ सालों तक एक्स्ट्रा कुछ देंगे तो वो बराबरी ही कहलाएगा। ये बात और है कि कुछ सालों तक देना था, वो लगातार चलते चले जा रहा है पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि हर पार्टी डरती है कि अगर हम हटा देंगे रिजर्वेशन तो दोबारा कभी पावर में ही नहीं आएंगे, क्योंकि दलित हमको कभी वोट नहीं देंगे मरते मरते भी। तो इस चक्कर में कोई पार्टी हिम्मत नहीं कर रही रिजर्वेशन हटा दे, लेकिन लाने का तो फंडा ठीक था उनका। अब डिले होता जा रहा है, 70 साल हो गए, रिजर्वेशन अभी चलते ही जा रहा है, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं हटा दो। तो अब मुझे लगता है वो टाइम आ गया जब हटा देना चाहिए, लेकिन देने का आइडिया बुरा नहीं था, आइडिया तो ठीक था। अभी टू मच हो रहा है थोड़ा, क्योंकि अभी मेरिटोक्रेसी है और सब लोगों को इतना पढ़ने का मौका मिल चुका है कि अब रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। ओके, अब बात करते हैं प्रियम्बल की। फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहले लिखा हुआ है जैसे प्रीफेस होता है, इसमें वो सारे आइडियाज लिखे हुए हैं, प्रियम्बल पढ़ोगे समझ जाओगे, जिसमें सारे प्रोविजन के कॉन्स्टिट्यूशन जितनी भी चीजें हैं वो सब उसमें है। मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशलिज्म, इक्वालिटी ऑफ वर्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सारे वर्ड उसी में ही लिख दिए गए प्रियम्बल में ही। प्रियम्बल सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और ये सारे विजन जो भी हमारी कंट्री अब बनना चाहेगी, वो सारा विजन इसमें लिखा हुआ है। पूरा ऐसे लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया वुड लाइक टू गिव इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। तो ये जो हम सोचेंगे कि हमें कैसी कंट्री बने, वो लिखा है प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल इज लाइक द मिरर या ओवरऑल इमेज ऑफ अवर कंट्री, कैसी होगी वैसा है, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज हमारा ये रिवीजन सेशन खत्म होता है। आई होप यू लाइक्ड इट, और बाकी लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। मैंने नोट तुम लोग के लिए बनाए हैं, अभी बस एक रीडिंग की जरूरत है चैप्टर्स की, एंड ऑल गुड टू गो। पेपर बीच में से आएगा, क्योंकि पीछे एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है।
Alright, ma'am. Okay. Bye bye everyone.